गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी जो बिजनेस पॉलिसी जो सब्जेक्ट है उसके पर्सपेक्टिव से और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से जो आज हम बताने जा रहे हैं शॉर्ट एनालिसिस, वो बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है ऑर्गेनाइजेशंस में। और इसके अलावा यही एक ऐसा एनालिसिस है जो मोस्टली केस स्टडीज़ होती हैं उनमें भी ये काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो वैसे आपके सिलेबस में केस स्टडी है नहीं, अगर इसमें दी होगी केस स्टडी तो हम कोशिश करेंगे कि एक केस स्टडी हम आपको सॉल्व कराएं और बताएंगे कि इस सब का इस्तेमाल कैसे उसमें होता है। क्योंकि केस स्टडीज क्या होती हैं, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं और जो आपने पढ़ा है उसका इम्प्लीकेशन होता है। तो जो आज का है शॉर्ट एनालिसिस, उसमें हमने अभी तक जितने भी अप्रोचेस पढ़े हैं इंटरनल एनालिसिस के, तो उसमें हमने देखिए पढ़ा था वैल्यू चेन। वैल्यू चेन के बाद हमने पढ़ा था फंक्शनल, फिर हमने क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ग्रिड अप्रोच। तो अगर देखा जाए तो उनमें सब जितने भी हमने अभी अप्रोचेस पढ़े हैं, कंप्लीट एनालिसिस नहीं होता था उसमें। किसी में इंटरनल था, किसी में एक्सटर्नल था, किसी में फंक्शनल था। इस तरह से हम लोग उसका एनालिसिस कर रहे थे, किसी में क्वालिटेटिव, किसी में क्वांटिटेटिव। लेकिन जो ये शॉर्ट एनालिसिस है, जो ये शॉर्ट एनालिसिस है, उसमें आपका इंटरनल एनालिसिस और एक्सटर्नल एनालिसिस दोनों इंक्लूड होते हैं। इंटरनल एनालिसिस एज वेल एज एक्सटर्नल एनालिसिस। अब ये जो SWOT दिया हुआ है, ये जो SWOT दिया हुआ है, ये स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स का शॉर्ट फॉर्म है, जिसको हम शॉर्ट में शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब वीकनेस, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब थ्रेट्स। तो अगर आप देखें तो ये एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। ये एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। तो हमें इसमें अपनी जो स्ट्रेंथ है, सबसे पहले तो उनका एनालिसिस करें, फिर जो वीकनेस है उनका एनालिसिस करें, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ को एनालिसिस करें, उनको कैश करें, और जो थ्रेट्स हैं उनको एनालिसिस करें और उसको हम रिमूव करें थ्रेट्स को। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें ऊपर की दी हुई हैं, ये ऊपर की दो चीज़ें एस एंड डब्ल्यू, ये तो होती हैं आपकी इंटरनल। बिजनेस पॉलिसी प्लस तो ये जो इंटरनल और एक्सटर्नल होती हैं, ठीक। अब अब अगर हम बात करें कि इसमें इंटरनल में हमें क्या क्या एनालिसिस करना है और एक्सटर्नल में हमें क्या क्या एनालिसिस करना है, इंटरनल और एक्सटर्नल में, तो इसमें से जो है हम वो सारे फैक्टर जो पीछे एनालाइज कर चुके हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, सारे के सारे आपके आ जाते हैं। तो जरा इसको एक शॉर्ट को देख लेते हैं कि ये है क्या चीज। इसकी डेफिनेशन के तौर पर इसको हम देख लेते हैं कि शॉर्ट एनालिसिस क्या होता है। ए शॉर्ट एनालिसिस अल्टरनेटिवली शॉर्ट मैट्रिक्स, अल्टरनेटिवली हम इसको बोलते हैं
SWOT matrix is a structured planning method used to evaluate the strengths, weakness, opportunity, and threats involved in a project or in a business venture. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, या आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें उसकी हमें स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, और अपॉर्चुनिटीज क्या है, और थ्रेट क्या है, उनको जो हम इवेल्युएट करने का जो मेथड होता है, हम उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। हम उसको बोलते हैं शॉर्ट एनालिसिस। अब हम इसके अंदर क्या क्या एनालिसिस करते हैं, जरा देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो। A technique that enables a group or individual to move from everyday problems and traditional studies to a fresh perspective. एक ऐसी टेक्निक, a technique that enables a group और individual, मतलब कि हम जब इसमें एनालिसिस करते हैं तो चाहे वो ग्रुप में हो चाहे इंडिविजुअल में हो, जो हमारी पर डे की प्रॉब्लम्स होती हैं और जो हमारी ट्रेडिशनल जो पुरानी स्ट्रेटजीज हैं, उनको हटा करके या उनको अपडेट करके हम एक नए तरीके से सोचते हैं। हम इसको नए तरीके से सोचने की एक टेक्निक है। मतलब कि शॉर्ट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम अपने पुराने मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको नए मेथड से देख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स और जो स्ट्रेंथ वीकनेस है, हम उनका रेगुलर एनालिसिस करते रहते हैं। तो एक ऐसी टेक्निक जो आपको, जो आपके ट्रेडिशनल स्टडीज हैं उनके ओवर आपको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव देता है, दैट इज कम्स अंडर द शॉर्ट एनालिसिस। नाउ शॉर्ट एनालिसिस लुक्स एट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स योर बिजनेस फेसेस। शॉर्ट एनालिसिस आपका जो बिजनेस है उसमें जो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स हैं, उनको देखने के लिए आपको एक मेथड देता है। एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको जो बिजनेस करंट में उसमें कोई स्ट्रेंथ या वीकनेस है तो उसका भी एनालिसिस करते हैं। नाउ द शॉर्ट एनालिसिस फ्रेमवर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टूल टू यूज इन मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड अदर बिजनेस एप्लीकेशन। अब ये एक चीज और बता दूं, यहाँ पर इसका जो स्ट्रेंथ है मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो हो सकता है कि हम जो शॉर्ट टेक्निक्स हैं और जो केस स्टडी है उसमें से मार्केटिंग का हम कोई एक एग्जाम्पल लें, हम उसमें मार्केटिंग का कोई एक एग्जाम्पल लें, तो उसमें हम शॉर्ट एनालिसिस का अप्लाई करके देखेंगे। एज ए बेसिक टूल, इट्स मास्टरी इज ए फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द मार्केटर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस पर्सन। अब ये कैसे क्या करें, ये एक ऐसा बेसिक टूल है जिसमें आपको फंडामेंटल, मतलब कि जो मार्केटर होते हैं या आपके बिजनेस पर्सन होते हैं या एंटरप्रेन्योर होते हैं, उसमें उनकी ये बेसिक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बेसिक टूल के तौर पर ये इस्तेमाल किया जाता है ना। अब अगर ये आगे देखें कि ये क्या क्या है और कैसे इसका हम एनालिसिस करते हैं, जरा देखें। टेक्निक इज क्रेडिट टू अल्बर्ट हम्फ्रे, who led a research project at Stanford University in the 1960 and 1970। इसका क्रेडिट किसको जाता है, अल्बर्ट हम्फ्रे, जिन्होंने इसको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1960 और 1970 में इसको लीड किया था। एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया था 1960 और 70 में। उन्होंने इस, उनके लोग जो है शॉर्ट एनालिसिस को रिसर्च करने का क्रेडिट जाता है। 1960 और 70 में एक थे हल्बर्ट एम्फ्रे, जिन्होंने इस रिसर्च प्रोजेक्ट को लीड किया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। प्लानिंग टूल यूज टू अंडरस्टैंड। अब इसमें जो प्लानिंग टूल जो समझने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, क्या थे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी थे इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट बिजनेस। उन्होंने क्या किया था कि एक बिजनेस था, कोई प्रोजेक्ट था, उसमें इन चीजों का एनालिसिस किया था एज ए प्लानिंग टूल। प्लानिंग टूल का मतलब कि आपको स्ट्रेटजी मेकिंग, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, आपकी प्लानिंग होती हैं, उनको प्लान करने के लिए जो अल्बर्ट हम्फ्रे थे, उन्होंने
इस शॉर्ट एनालिसिस टूल का इस्तेमाल किया था। किस लिए? कोई एक प्रोजेक्ट चला रहे थे, उसमें से उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के लिए। वो प्रोजेक्ट एक बिजनेस का था। उस बिजनेस प्रोजेक्ट में उन्होंने इन चीज़ों का इस्तेमाल किया था कि उसको कैसे एनालाइज करें। इसको used as a framework for organizing and using data and information gained from situation analysis of internal and external environment। उन्होंने क्या किया था? इसको एज ए फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग। फ्रेमवर्क का मतलब एक आउटले होता है। उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी डेटा, अब डेटा और इंफॉर्मेशन कहाँ से? इंटरनल एनवायरनमेंट जो था और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था। आपने जो वैल्यू चेन पढ़ा और इसके बाद जो आपने फंक्शनल पढ़ा, फंक्शनल में तो आपका सारा इंटरनल इंफॉर्मेशन आ गया था। इसके साथ ही जो आपने वैल्यू चेन में जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी, जो प्राइमरी एक्टिविटीज थी उसमें आपने जो मार्केटर, सर्विस और कस्टमर ये सब पढ़े। कुछ ये, इसके अलावा और भी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर थे जिसका उन्होंने स्टडी की थी और उनकी स्टडी से उन्होंने इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट किया था। जो एक्सटर्नल फैक्टर थे उनका एनालिसिस किया था और क्या किया था? डेटा कलेक्ट किया था। उस डेटा का इस्तेमाल उन्होंने शॉर्ट एनालिसिस के लिए किया था। अब देखिए स्ट्रेंथ में क्या क्या एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेंथ, व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, characteristics of the business or a team that give it an advantage over others in the industry। Characteristics of the business or a team that give it an advantage over other in the industry। मतलब कि आपके बिजनेस का या पर्टिकुलर कोई टीम का या पर्टिकुलर कोई पर्सन का कोई एक ऐसा क्वालिटी, ये एक ऐसी स्किल, ये एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो आपको दूसरे लोगों के पास नहीं है, जो आपके पास है दूसरे लोगों के पास नहीं, और केवल आप ही उसका बेनिफिट ले रहे हैं। You are taking the benefit of that individual or a team or any other thing which is not owned by other industry। मान लीजिए आप जैसे मैगी मसाला का क्या है, जो मैगी आता है उसमें मैगी में से सबसे बड़ा उसका प्लस पॉइंट जो उसके अंदर एक स्पाइस आता है, जो एक पाउच आता है उसका है। उसकी जो है टेक्निक या कंपोजिशन किसी दूसरे के पास नहीं है। आपके और भी कई आते हैं, आपके और कई भी नूडल्स आते हैं, लेकिन जो स्पाइस की क्वालिटी मैगी वाले देते हैं वो दूसरों के पास नहीं है। तो वो उनकी स्ट्रेंथ है, वो उनकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली ऐसे ही जो केएफसी में है, केएफसी में जो चिकन बनता है, जो टेक्निक वो फॉलो करते हैं वो दूसरे कंपनी वाले फॉलो नहीं कर पाते, तो वो उनकी स्ट्रेंथ है। तो इसका मतलब कि चाहे वो टीम के फॉर्म में है या चाहे कोई क्वालिटी हो या कोई आपकी ऐसी स्ट्रेंथ हो जो दूसरों के पास नहीं है। आपके पास ऐसी कोई टेक्निक है या ऐसी कोई टीम है या कोई ऐसा स्किल है या कोई आपके पास ऐसा पर्सन है जो दूसरों के पास नहीं है और उसका बेनिफिट केवल आप ले रहे हैं। तो दिस इज योर स्ट्रेंथ, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ है। नाउ beneficial aspects of the organization of the capabilities of an organization: process capabilities, financial resources, products and services, customer goodwill and brand loyalty। अब अगर जो हम बेनिफिट उठा रहे हैं वो किस फॉर्म में हो सकता है? देखिए कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके बिजनेस की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, आपके बिजनेस की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, आप उनका कैसे बेनिफिट ले रहे हैं, पहली बात। दूसरा बात, प्रोसेस कैपेबिलिटीज, आपके क्या जो प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं क्या वो दूसरे तो नहीं फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके पास एक ऐसी कोई प्रोसेस है जिसका इस्तेमाल आप अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर कर रहे हैं और दूसरे लोगों के पास वो चीज नहीं है। आपके पास एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो दूसरे के पास नहीं है, वो प्रोसेस के फॉर्म में। जैसे कोई अगर शूज बनाता है या कोई आप बनवा रहे हैं, कोई मशीन है ऐसी आपके पास जिसकी प्रोसेसिंग इतनी अच्छी है कि जब आपकी प्रोडक्ट की फिनिशिंग होती है तो उसके जैसी फिनिशिंग किसी कोई और नहीं दे सकता है, कोई और उसके जैसी फिनिशिंग नहीं दे सकता है। ठीक? तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्ट्रेंथ है तो वो भी आपके बेनिफिट
बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आप उसका जब चाहें तब बेनिफिट ले सकते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है, जैसे अगर कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको जरूरत पड़ गई, अब आपको फंड नहीं मिल रहा, मान लीजिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो आपको फंड प्रोवाइड करते हैं, जो आपको फंड प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कि कभी आपने कोई नया प्रोजेक्ट चालू किया और आपके पास फंड की कमी है, तो अब आपको फंड नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे? फिर ये तो आप एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दें, या तो फिर जब शेयर इशू करें तो फिर सस्ते में शेयर इशू करें। तो आपके पास हमेशा ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ देते हैं, और वो जब भी जरूरत होती है आपको फंड प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हैं। हर वो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको समय आने पर जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, आपके रिसोर्सेज आपको फंड प्रोवाइड करने के लिए रेडी रहते हों, तो वो भी आपकी स्ट्रेंथ के तौर पर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मतलब कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका आपके जो मार्केट कंपटीशन है उसमें कहीं भी उसका कोई कंपटीटर नहीं, तो वो आपकी स्ट्रेंथ है। आपका कोई भी कंपटीटर नहीं। अब देखिए, जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जैसे जावेद हबीब, जावेद हबीब है, तो जावेद हबीब का जो हेयर ड्रेसिंग का वो सिस्टम है वो अलग ही तरीके का है, उसका जो है अलग सिस्टम चलता है, तो उसके चार्जेस भी लोगों से ज़्यादा होते हैं, उसके चार्जेस भी लोगों से ज़्यादा। अब पता चला है कि आपके जो हेयर हैं उसमें वो बिना ज़्यादा छेड़छाड़ के बहुत अच्छी हेयर स्टाइल बना देते हैं, ठीक है ना। आप वही अगर कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो उनका अलग सिस्टम होता है, और वो कहीं और जाएंगे तो अलग सिस्टम होगा। तो ये अगर आप कोई इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे सॉरी, अब मान लीजिए कि कोई, जैसे हमारे पास एचडीएफसी बैंक है, एक एचडीएफसी बैंक है या आईसीआईसीआई बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक मैंने बताया कि बहुत आ, बाद में आया था, जो आपके नेशनलाइज बैंक है, लेकिन केवल अपनी सर्विसेज के बेस पर, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है केवल उसके बेस पर वो इस समय प्राइवेट सेक्टर का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। तो आप जो है एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। एसबीआई तो गवर्नमेंट हो गया, आपका दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, ठीक। तो उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कि कस्टमर उसकी तरफ जा रहा है। ऐसे सिमिलरली, जैसे मैंने अभी केएफसी का एग्जांपल दिया, केएफसी का जो प्रोडक्ट जो फूड प्रोवाइड कर रहा है, आप अपने सिटी में देखिए कि कई ऐसे आपके रेस्टोरेंट जहां आप खाना लेते हो या कोई भी चीज लेते हो, वो उस क्वालिटी का अच्छा होता है कि जहां आपको दूसरी चीजें नहीं मिलती, दूसरी जगहों पर वो चीजें नहीं मिलती। तो आप हमेशा अगर आपको कोई भी चीज लेनी होती तो आप वहां पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो आपको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। वही अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो वो हो सकता है कि आपको उस क्वालिटी का प्रोडक्ट ना दे पाए, और वो जो है आपसे ज़्यादा पैसे भी ले सकते हैं, ठीक। तो आपके जो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपको वो बेनिफिट हो सकते हैं या आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है। कैसे? अगर आप बेहतर उनको क्वालिटी और कम प्राइस पर प्रोवाइड करें तो कस्टमर हमेशा आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये आप अपनी स्ट्रेंथ के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या? अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वेल नोन ब्रांड नेम, लोअर कॉस्ट, रॉ मटेरियल और प्रोसेस, सुपीरियर मैनेजमेंट टैलेंट, बेटर मार्केटिंग स्किल्स, गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल, कमिटेड एम्प्लॉइज। अब यहाँ पर जो अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब कि ऐसे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जिनकी आपको कभी भी जरूरत पड़ जाए तो आपके पास हो, और वो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। अबंडेंट का मतलब कि जिसका कोई तोड़ नहीं है। दूसरों के पास हो सकता है फंड की जरूरत पड़ने पर उनको उस समय ना मिले, लेकिन अगर आपके पास इस तरह के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल नोन ब्रांड नेम, वेल नोन ब्रांड नेम का मतलब है कि आपने अपने ब्रांड की वैल्यू बहुत बना रखी है, अपने ब्रांड की वैल्यू बहुत बना रखी है। जैसे हमारे यहाँ जो अगर बाइक के उसमें देखा जाए, जो बाइक वगैरह होती है ना, तो उसमें हमारे यहाँ हीरो की बाइक सबसे ज़्यादा चलती है, ठीक है ना।
तो ये क्या होते हैं, अपने ब्रांड नेम बना लेते हैं। पहले हीरो होंडा साथ में थी, होंडा अलग हो गई और हीरो अलग हो गई, लेकिन हीरो ने अपना ब्रांड नेम पहले से इतना अच्छा कर लिया था, तो उसने क्या किया, उसका बेनिफिट लिया। केएफसी ब्रांड नेम, मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड एक ऐसा ब्रांड है जो फास्ट फूड के फील्ड में बहुत ज्यादा फेमस है। मैकडोनल्ड ब्रांड है, फास्ट फूड के उसमें बहुत ज्यादा फेमस है। तो इस तरह का जो ब्रांड नेम होता है, क्योंकि जब अगर मान लीजिए आप कहीं जाते हैं, तो फिर अगर आपको कोई खाने की जरूरत होती है, तो आप जैसे कहीं मॉल में गए या रेस्टोरेंट में गए, तो फिर आप बोलेंगे कि हमें मैकडी का वो चाहिए, फ्रेंच फ्राई चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। जैसे डोमिनोज है, आप डोमिनोज का पिज्जा सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, पिज्जा के मामले में डोमिनोज है, तो वो उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है। तो ये क्या है, उनकी स्ट्रेंथ है, ये उनकी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली ऐसे ही जो अगला है, दैट इज लोअर कॉस्ट। लोअर कॉस्ट मतलब कि आप बहुत कम कीमत पर ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं जो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, या आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी हो सकता है कि टेक्नोलॉजी हो, आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी हो, या आपके पास ऐसी मशीनरी हो, या आपके पास ऐसे लोग हों जो आपकी कॉस्ट को कम कर देते हैं और आपको बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। तो वो भी आपकी एक इंटरनल स्ट्रेंथ है। ये सारी चीजें क्या है, दीज ऑल आर इंटरनल स्ट्रेंथ, दीज ऑल आर इंटरनल स्ट्रेंथ। ठीक। द नेक्स्ट है रॉ मटेरियल और प्रोसेस। जो आपका ऑपरेशन से रॉ मटेरियल आप कहाँ से खरीदते हैं? देखिए, कभी कभी कोई रॉ मटेरियल ऐसा खरीदता है कि उसको महंगा पड़ता है, और कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत सस्ते पर रॉ मटेरियल खरीद देती हैं। तो ये भी आपकी एक स्ट्रेंथ हो सकती है। सुपीरियर मैनेजमेंट। सुपीरियर मैनेजमेंट का मतलब है कि आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, जो गाइडलाइन देता है, जो आपको पॉलिसीज बनाता है, ठीक है ना, उसका गाइडलाइंस, उसकी लीडिंग या उसका लीडरशिप बहुत अच्छा है। उसकी लीडरशिप अच्छी है, जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनाइजेशन डेली डे बाय डे आगे बढ़ रहा है, अपने कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ रहा है। तो सुपीरियर मैनेजमेंट भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। ठीक। बेटर मार्केटिंग स्किल्स। बेटर मार्केटिंग स्किल्स का मतलब आपके पास ऐसे मार्केटिंग के कैंडिडेट्स हैं, आपके पास ऐसे मार्केटिंग के कैंडिडेट्स हैं जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छे से सेल करते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बहुत अच्छे से बेचते हैं। क्योंकि देखिए, मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो सबके बस की बात नहीं होती। मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो सबके बस की बात नहीं होती। उसमें क्या होता है, आपको बेटर टैलेंट चाहिए। अगर आप कुछ ऐसी मूवी देखते हो ना, तो जैसे एक सेल्समैन ऑफ द ईयर, उसमें उसको उतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके पास मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी, उसके पास मार्केटिंग स्किल्स अच्छी थी। ऐसे ही जो आपके जो सेल्समैन होते हैं या प्रमोशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे अगर आपको एडवर्टीजमेंट करना है, तो ऐसा कौन सा एडवर्टीजमेंट हम बनाएं जिससे सबसे ज्यादा कस्टमर देखें और अट्रैक्ट हो। आपके यहाँ क्या होता है कि जब कभी भी टेलीविजन ये चलता है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब भी कोई ऐड आता है, तो आप जो है उसको बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐड ऐसे होते हैं जो आपको पसंद होते हैं और उनको देखते हैं आप। ठीक है ना? तो ये क्या है, ये मार्केटिंग स्किल्स के अंतर्गत है। आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करना है, आपके प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, आपको उसकी कीमत कितनी रखनी है, ये सारा सब कुछ मार्केटिंग स्किल्स पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास ये बेटर मार्केटिंग स्किल्स है, तो दिस इज योर स्ट्रेंथ विच कैन बी यूज टू टेक बेनिफिट। ये बेनिफिट लेने के लिए जो इस्तेमाल की जा सकती है आपकी, ये इंटरनल स्ट्रेंथ है आपकी। गुड डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स। आपका जो माल सप्लाई करने का तरीका है वो दूसरों से बहुत अलग है। जो माल सप्लाई करने का तरीका, जैसे मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है, आप उसको कितनी जल्दी फुलफिल करते हैं, आपके पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल रहता है, आपके पास फिनिश गुड कितना तैयार रहता है, आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कितनी तैयार रहती है कि नहीं रहती है। ऐसा तो नहीं कभी मार्केट में डिमांड आई, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस चल रही है, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा। तो आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन स्किल्स भी आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। इसके साथ ही कमिटेड एम्प्लॉय, ये बहुत जरूरी होती है। मतलब कि आपके पास ऐसे एम्प्लॉय हैं जो ये मान के चलते हैं कि आप उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है एज ए फैमिली की तरह है, और वो उसके लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो अपने वो मन से और दिल से काम करेंगे, तो आपको फिर उसका बेटर रिजल्ट मिल पाएगा। मोस्टली इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है,
मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि एम्प्लॉय होते हैं कि हम यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय हैं और हमें यहाँ पर इस काम करने का केवल पैसा मिलता है। लेकिन अगर आपका टॉप मैनेजमेंट सही है और अपने एम्प्लॉय के साथ उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम एक परिवार की तरह हैं, आप इसको अपने घर की तरह मान के चलिए और हम यहाँ पर सब लोग एक फैमिली हैं, ये फैमिली हैं। क्योंकि आप मोस्टली वक्त यहाँ पर बता, अब 24 घंटे में 8 घंटे 7 घंटे तो सोने में निकाल देते हैं, बाकी के 8 से 10 घंटे जो आप जो है केवल अपने ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। वर्किंग आवर्स के 8 से 10 घंटे के बीच में होते हैं, 8 घंटे 16 घंटे, बाकी जो 7 घंटे बाकी खाने पीने में निकलते हैं। फैमिली के लिए आपकी कितना टाइम है और ऑर्गेनाइजेशन को आप कितना टाइम देते हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये आपकी फैमिली की तरह है, ऐसा समझाया जाता है, तो वो उसमें ज्यादा कमिटेड हो जाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ठीक, इसके बाद आते हैं कस्टमर गुडविल एंड ब्रांड लॉयल्टी। कस्टमर गुडविल एंड ब्रांड लॉयल्टी, जो ब्रांड लॉयल्टी और गुडविल होती है वो कभी भी एक दिन में नहीं बनती। जो कस्टमर गुडविल और ब्रांड लॉयल्टी वो एक दिन में नहीं बनती, वो बहुत सालों की मेहनत होती है। आपको जो ब्रांड लॉयल्टी है, ऐसे बहुत ही कम कस्टमर होते हैं और ऐसे बहुत ही कम ब्रांड हैं जिनकी ब्रांड लॉयल्टी ज्यादा होती है या जिनकी ब्रांड लॉयल्टी है। अब आप देखिए कि आप ऐसा कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करते हैं जिसको अगर वो ना मिले तो आप उसके अलावा कोई दूसरा ब्रांड नहीं लेते हैं। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब कि अगर वो आप ब्रांड ना मिले तो फिर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, जैसे हमारा क्या है कि हम अगर हेड एंड शोल्डर शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमें हेड एंड शोल्डर शैम्पू नहीं मिला तो हम फिर दूसरा शैम्पू नहीं लगाएंगे। तो दिस इज ब्रांड लॉयल्टी। जैसे बहुत से लोग सोप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सोप उनको नहीं मिला तो फिर वो सोप इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज ब्रांड लॉयल्टी। इस तरह की ब्रांड लॉयल्टी तब बनती है जब आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आप उसका इस्तेमाल किया हो और उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले हो, तो आपको ब्रांड लॉयल कस्टमर बहुत ही कम मिलेंगे। ठीक है ना। और ऐसे बहुत ही कम ब्रांड होते हैं जो आपके जिनकी गुडविल बहुत अच्छी हो कस्टमर की आईसाइट में। मोस्टली यही होता है कि अगर हम कोई मान लीजिए कि हम हेड एंड शोल्डर या लक्स लेने गए या लाइफ बॉय लेने गए या रेक्सोना लेने गए, नहीं मिला तो भाई जो भी है दे दो, हमें गोदरेज नंबर 1 दे दो, लेरल दे दो, रेक्सोना दे दो, हमाम दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है ना। तो हम लोग तो यही करते हैं। तो अब देखिए कि ब्रांड लॉयल्टी एक दिन में नहीं बनती, वो सालों की एक मेहनत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की। ठीक, so these are the strength of the organization which can be used as a tool to take benefits। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक ऐसी स्किल है जो हमने ये बताई है तो वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है, वो आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ है। अब वीकनेस क्या क्या हो सकती है, ये तो हो गई हमारे पास स्ट्रेंथ। अब वीकनेस देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स दैट प्लेस द फर्म एट ए डिसएडवांटेज रिलेटिव टू अदर्स। ऐसे कोई भी क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन की, ऐसी कोई भी क्वालिटी जो आपको दूसरों से नीचे ले जाए, आपको दूसरों से नीचे ले जाए, या जिसको आप का बेनिफिट ना उठा करके दूसरे उसका बेनिफिट उठा लें। ऐसी कोई भी क्वालिटी जिसका बेनिफिट आप ना ले रहे हो, दूसरे उसका बेनिफिट ले रहे हैं, दैट इज प्योर वीकनेस। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नीचे दिए हैं, लेकिन हम उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। डिट्रैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू अटेन द कोर गोल एंड इन्फ्लुएंस इट्स ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी अपनी जो कोर वैल्यू, then your growth can be affected। अगर आपकी जो कोर वैल्यू मतलब क्या है कि मान लीजिए आप एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप जो है एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप बहुत बढ़िया चॉकलेट बनाते हैं, आप बहुत बढ़िया चॉकलेट बनाते हैं और वो आपकी मार्केट में बहुत चल रही है। लेकिन अगर अच्छी चल रही है तो कॉम्पिटिटर या किसी, अब देख कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया और उसमें से उसने नया चॉकलेट लॉन्च किया और उसकी वजह से आपकी सेल डाउन हो रही है। तो आपको ये एनालिसिस करना है कि वो कॉम्पिटिटर क्या करना है, ये नहीं कि आप जो बेटर आपका प्रोडक्ट चल रहा था आप उसमें से छेड़छाड़ करना चालू कर दें। आप मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं कि आप अपने प्रोडक्ट को ही चेंज कर दें।
आप अपने प्रोडक्ट को पूरा का पूरा चेंज करें, जो उसका कोर है, जो उसमें कोर गोल है, आपको वो हमेशा बना कर रखना है। मतलब कि आपका जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं वो हमेशा जो मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव है आप वो लेकर के चलिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, आपका ये ऑब्जेक्टिव है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपको अब यही हमेशा याद रखना है कि हमें अपने कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है। ठीक, अब कोई भी चाहे कॉम्पिटिटर आए चाहे जो भी हो, चाहे हमें उसको उस तरह से हैंडल करना है कि हमारा कोर गोल बना रहे। नाउ weaknesses are the factors which do not meet the standards we feel they should meet. However, weakness are controllable, they must be minimized and eliminated. कहते हैं कि वीकनेस वो चीजें होती हैं जो आपको आपके स्टैंडर्ड से मैच होने नहीं देती। मान लीजिए अभी जैसे मैंने बताया कि जो अपने कोर ऑब्जेक्टिव हैं आपने वो सेट कर रखे हैं, अगर आपके अंदर कुछ वीकनेस होगी तो वो जो वीकनेस है आपको आपके ऑब्जेक्टिव से मीट नहीं होने देगा। आपको लगता है कि आपको अपने स्टैंडर्ड से मैच करना चाहिए, लेकिन अगर वीकनेस है तो वो वीकनेस आपको मैच नहीं होने देती। अब ऐसा भी नहीं है कि ये वीकनेस आपको हमेशा बनी रहती है, ऐसा भी नहीं है कि ये वीकनेस हमेशा बनी रहती है। ये वीकनेस आप कंट्रोल कर सकते हैं, ये वीकनेस कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि दीज वीकनेसेस आर योर इंटरनल सिचुएशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीजें हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो द वीकनेसेस कैन बी कंट्रोल्ड और मिनिमाइज और एलिमिनेटेड ऑल्सो। ये जो वीकनेसेस होती हैं आप इनको कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं और इनको पूरा खत्म भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग हैं, आपके पास स्ट्रेंथ है, तो आप इन वीकनेसेस को हटा सकते हैं। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि अगर आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में कोई वीकनेस है तो यू कैन नॉट रिमूव इट, आप उसको रिमूव नहीं कर सकते, ऐसा आप नहीं सोच सकते। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि आपकी क्या क्या वीकनेस हो सकती हैं। जैसे अभी पीछे था अबंडेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेस, मतलब कि आपके पास हमेशा खड़े रहते थे। लेकिन अगर यही जैसे उल्टा हो, आपके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस था, अब पता चला कि आपको केवल एक ही दो हैं और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, तो फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज खत्म, तो फिर आपको प्रोजेक्ट बीच में ही लटक जाएगा। ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रोजेक्ट तो चालू करते हैं लेकिन फंड की कमी से बीच में ही प्रोजेक्ट उनके रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं होते। वीक स्पेंडिंग ऑन R&D, आपको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हमेशा खर्च करते रहना चाहिए। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब है आपके ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए और उसमें हमेशा रिसर्च करते रहना चाहिए कि हम और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उस पर आपको हमेशा एक्सपेंड करना चाहिए। इसी तरह से अगर आप नहीं करते हैं, अगर आप R&D पर स्पेंड नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जो है आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। ठीक, नाउ द नेक्स्ट वन इज वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन। वेरी नैरो प्रोडक्ट लाइन, अब जैसे बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक या दो प्रोडक्ट बनाती हैं, एक या दो प्रोडक्ट बनाती हैं, तो उसमें क्या होता है उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत कम है, उनकी प्रोडक्ट लाइन बहुत कम है, तो वो तभी सक्सेस होंगी जब वो उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत हायर हो, प्राइस बहुत कम हो, बहुत ब्रांड लॉयल हो लोग उसके, तभी सक्सेस होगी। नहीं तो फिर क्या है, अगर आपकी प्रोडक्ट लाइन नैरो होगी तो आपको ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइन वाइड हो जाएगी, आपकी प्रोडक्ट लाइन वाइड हो जाएगी तो फिर आपको बेनिफिट्स भी ज्यादा होने लगे। अब देखिए रिलायंस पहले एक ही चीज में था, अब रिलायंस के लगभग कितनी चीजें आती हैं। HUL पहले कुछ प्रोडक्ट बनाता था, अब कितने प्रोडक्ट बनाता है। जो RSPL है घड़ी वाले, पहले केवल घड़ी साबुन बनाते थे, अब देखिए कम से कम उनके 10 तरह के सोप पाउडर आते हैं। ठीक, तो ये क्या है, आपकी प्रोडक्ट लाइन को आपको हमेशा वाइड रखनी है। यू हैव टू यू हैव टू एक्सपेंड योर प्रोडक्ट लाइन, आपको अपनी प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाना होगा। आउट ऑफ डेट प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी,
बहुत से लोग क्या होता है कि आउटडेटेड प्रोडक्ट ये रखते हैं, चलो जो है चलते रहने दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट में कोई भी नई टेक्नोलॉजी या नया प्रोडक्ट आपको लॉन्च करना है, तो उसके लिए हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि हम अपने कस्टमर्स को क्या नया से नया दे सकते हैं, हम अपने कस्टमर्स को क्या नया से नया दे सकते हैं, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आई है हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ये कैसे होगा? जब तक कि आपका R&D अच्छा नहीं होगा। अगर R&D आपका अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आपको जो न्यू टेक्नोलॉजी है आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। ठीक ठीक। नेक्स्ट है मार्केट इमेज। अगर आपकी मार्केट में इमेज खराब है, अगर आपकी मार्केट में इमेज खराब है तब भी आप उसका बेनिफिट नहीं, ये आपकी कमी है। तो आप अपनी मार्केट इमेज को कैसे इंप्रूव करें, आप अपनी मार्केट इमेज को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये आप इस कमी को दूर से करते हैं। ये कोई बाहर से नहीं है, ये आपको अपने अंदर से मतलब ये इंटरनल वीकनेस है, ये है। आप चाहें तो अपनी मार्केट इमेज को सही कर सकते हैं। जैसे अगर आप ही का है, आपको कोई कहता है कि ये पर्सन स्टूडेंट बहुत खराब है, ठीक, तो अगर आप कुछ ही दिन अच्छे वर्क करें तो लोगों की नज़र में आपका नज़रिया बदल जाता है। तो ऐसे ही आप अपने मार्केट इमेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज पुअर मार्केटिंग स्किल्स। पुअर मार्केटिंग स्किल्स, अगर आपके पास मार्केटिंग के अच्छे कैंडिडेट नहीं है जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अच्छे से बना सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को रखना चाहिए जिनकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है। तो आप अपनी इस वीकनेस को भी ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल। लिमिटेड मैनेजमेंट स्किल का मतलब कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। टॉप मैनेजमेंट, अब ना ही उनके पास लीडिंग पावर है, ना वो अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर पा रहे हैं, ना ही वो अच्छे से स्ट्रेटजी बना पा रहे हैं, ना ही वो अपना जो फंड है ना उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। कहते हैं ना कि हमेरा हमारा मैनेजर बहुत बेकार है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये क्या होता है, इसकी वजह से आपके जो एम्प्लॉय होते हैं वो भी डिमोटिवेट होते जाते हैं। अगर आपका टॉप मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आपके जो एम्प्लॉय हैं वो भी डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट इम्पैक्ट है वो उसके आउटपुट पर पड़ता है। तो फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का आउटपुट होगा वो उस पर भी पड़ेगा, उससे क्या होगा, आपको लॉस हो सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की वीकनेस है तो मैनेजमेंट के लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए, उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनमें लीडिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, वो मोटिवेट करने वाले होने चाहिए, लोगों को इंस्पायर कर सकें, ऐसे मैनेजमेंट के लोग होने चाहिए। ठीक। नाउ अंडर ट्रेंड एम्प्लॉय। अंडर ट्रेंड एम्प्लॉय का मतलब कि आपने ऐसे ऐसे नौसिखिए भर लिए जिनको कुछ आते ही नहीं है। आपने पैसा बचाने के लिए ऐसे ऐसे नौसिखियों को भर लिया कि जिनको कुछ आता ही नहीं है। अब जिनको कुछ आता नहीं है तो वो करेंगे क्या? अब जब कुछ करेंगे तो फिर वो हो सकता है कि आधे से ज़्यादा बर्बाद करें और आधा करें। तो इस वजह से आपको हमेशा जब भी कोई एम्प्लॉय हो तो बाकायदा उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आपको क्या करना है, उसको वहाँ सिखाना चाहिए कि आपको क्या काम कैसे करना है। और जब आप ऐसे एम्प्लॉय रिक्रूट करते हैं तो रिक्रूट करते वक्त आपको उनकी स्किल्स को, उनकी एलिजिबिलिटी को, उनके क्वालिफिकेशंस को सब कुछ देख लेना चाहिए। मान लीजिए आपने प्रोडक्ट अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट में आपने BA ग्रेजुएशन का लड़का भर रखा है तो उसको उतनी नॉलेज नहीं होगी, तो आपको उसको ज़्यादा सिखाना पड़ेगा। यही चीज़ अगर आप अकाउंटेंट को अगर कॉमर्स का बंदा रखेंगे तो वो आपको बेटर तरीके से रिजल्ट दे सकता है। अब एक चीज़ देखिए कि जो BA का बंदा है, जो आर्ट्स वाला बंदा है, उसको आपको क्रेडिट डेबिट ज़्यादा बताना पड़ेगा कैसे रखना है। आप पता है कि जो चीज़ कॉमर्स वाला बंदा पहले से जानता है उसको सिखाने में 3 दिन लगेंगे। तो इस तरह के एम्प्लॉयज़ को आपको नहीं रखना चाहिए। फिर जैसे आप कॉमर्स वाले बंदे को रखेंगे अकाउंटेंट पोस्ट पर तो आपको उसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दे करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए। So these are the some weaknesses which can be overcome by your business policies। ये कुछ ऐसी आपके पास वीकनेसेस थी जिसको आप ओवरकम कर सकते हैं। इसमें से ये सारी की सारी ऐसी वीकनेसेस हैं, ऐसा नहीं है कि इनको खत्म नहीं किया जा सकता। आप इन जितनी भी हमने वीकनेसेस बताई इन सबको ओवरकम किया जा सकता है। ठीक। नाउ व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस अपॉर्चुनिटी में देखिए। अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या हो सकती है? ए कंपनी कैन आइडेंटिफाई न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कंपनी चाहे तो कोई नए प्रोडक्ट जो देखे कि मार्केट में अगर डिमांड है तो वो लॉन्च कर सकती है। कैसे? उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है।
कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कंपनी को मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद वो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगी। इसके लिए स्ट्रेटजीज बनती हैं, वो सालों की मेहनत लगती है। आपको क्या लगता है कि जब जियो ने लॉन्च किया था तो एक ही दिन में लॉन्च किया था? नहीं, कई सालों की मेहनत। ठीक है ना। अब जैसे मार्केट प्रोडक्ट में अभी जब पतंजलि कंपनी ने है तो उसने एक कोरोनिल करके उसने एक दवा लॉन्च की थी। तो उसमें क्या था, उस समय उसकी डिमांड ज़्यादा थी। क्यों? पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, लोग उससे ज़्यादा डरे हुए हैं। तो उन्होंने उसको एज ए प्रोडक्ट लोगों की उस क्वालिटी का उन्होंने बेनिफिट उठाया और मार्केट में लॉन्च किया और उससे बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमाया। ऐसे ही जो कई बहुत सी कंपनियां हैं इस समय देखिए, तो आयुर्वेदिक या ऑर्गेनिक के नाम पर कितने नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी कैपेसिटी या स्ट्रेंथ है तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकते हैं कि नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। आगे, द कंपनी कैन गो फॉर न्यू सेक्टर्स। जैसे अगर अभी आप मेडिकल फील्ड में हैं तो आप हो सकता है कि हेल्थ सेक्टर को उसमें उतर आए, कुछ नए फील्ड में आप ट्राई कर सकते हैं, नया सेक्टर। या फिर मान लीजिए आप उसमें नहीं जाना चाहते तो आप फूड वाले सेक्टर में उतर जाइए। आप जो है कोई भी नए सेक्टर जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं आप वहां पर जा सकते हैं। द कंपनी कैन गो फॉर न्यू जियोग्राफी। अब मान लीजिए कि अभी आपका मार्केट कानपुर में है, अभी आपका मार्केट केवल कानपुर में है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो साउथ के स्टेट्स में भी आप जो है अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए वहां पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। वहां पर आप सर्वे करवाइए कि इस प्रोडक्ट की कितने डिमांड हो सकती है। तो अगर आपको वहां मार्केट सर्विस कहता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, तो आप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर वहां पर भी अपने एक ब्रांच खोल सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को वहां भी दे सकते हैं। ठीक। द इकोनॉमी, द कंपनी कैन गो एंड एक्सटेंड देयर मार्केट। अपने मार्केट को एक्सटेंड एक्सटेंड कर सकती है। कैसे? अभी कानपुर में है, कानपुर से फिर वाराणसी, वाराणसी से फिर लखनऊ, इस तरह से कई डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट के बाद फिर नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल के बाद फिर इंटरनेशनल लेवल पर। ये आप इस तरह से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अपने मार्केट को। आप अपने मार्केट को, कस्टमर्स को बना सकते हैं। पहले मान लीजिए कि आपके कस्टमर्स केवल कानपुर में है, तो धीरे 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 आप अपने मार्केट को एक्सटेंड करके लखनऊ ले जाइए। लखनऊ में जब देखें कि लखनऊ का मार्केट आपने काफ़ी कैप्चर कर लिया है, वाराणसी के मार्केट को कैप्चर कीजिए। तो इस तरह से आप अपने मार्केट को एक्सटेंड कर सकते हैं। कंपनी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ द चेंजिंग लाइफ स्टाइल एंड कैन गो फॉर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, टेक्नोलॉजी चेंजिंग। अब अगर देखिए टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की लाइफ स्टाइल बदल रही है, तो लोगों को इस समय जैसे जैसे चेंजेस होते हैं तो उनको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर कंपनी इसका एनालिसिस करे तो क्या है, वो उसका अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट ले सकती है। जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय जो मोबाइल फोन में है डेली कुछ ना कुछ नया आ रहा है, तो जो कंपनी है उसमें क्या है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो उसका बेनिफिट उठाया जा रहा है कंपनी द्वारा, उसका बेनिफिट। पहले क्या था, अब पहले जब हम लोग आज से अगर 15-20 साल पहले देखें तो 20 साल पहले क्या था, जो मोबाइल था, जितने में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट और कीपैड मोबाइल खरीदते थे उतने में आज एंड्रॉयड और बहुत बढ़िया मोबाइल फोन आ जाता है। ये क्या है, टेक्नोलॉजी का चेंज। ये टेक्नोलॉजी का चेंज है। उसमें पहले आपको रिंगटोन ऐसी बजती थी, अब तो चाहे जो भी गाना बजा लीजिए। तो आपने क्या किया, लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। अब जैसे पहले क्या था, आज से अगर 20 साल पहले देखें तो लोगों के पास घर में खाना बनाने के लिए स्टोव वगैरह होता था। अब देखिए गैस है, पहले गैस कैसे चलती थी, आपको सिलेंडर लेना पड़ता था, अब क्या है, आपको सीधे घर में पाइपलाइन लगी हुई है। ये सब क्या है, ये सब आपके लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है। आप पहले हाथ से कपड़े धोते थे, अब देखिए वॉशिंग मशीन आ गई है। तो ये क्या है, सब लाइफ स्टाइल चेंज होने से अब कंपनियां देखती हैं कि आपके पास टाइम कम है, तो टाइम कम है तो आप कंपनी ऐसा कौन सा प्रोडक्ट आपको बना करके दे कि जिससे आपका टाइम बच जाए। रोटी पहले देखिए हाथ से बनती, रोटी बनाने की मशीन आ गई है। ये सारी चीजें क्या है, टेक्नोलॉजी का चेंज और लाइफ स्टाइल का चेंज है। लाइफ स्टाइल का चेंज होना है। अब पहले हम लोग क्या थे, सब कुछ बना करके खाते थे, अब सब रेडीमेड फूड आ गए हैं। अब सब केवल पानी गर्म कीजिए, सब्जी डाल दीजिए, पक गई। ना तो आपको सब्जी काटने की जरूरत, ना उसमें मसाले पीसने की जरूरत, कुछ नहीं। सब कुछ बना बनाया पानी में डाल दीजिए, बस बन गया, हो गया। तो ये सब क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो आप उसका ले सकते हैं। तो ऐसे कंपनी भी चाहे तो लोगों के जो लाइफ स्टाइल चेंजिंग है उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक।
So these are the some opportunities which can be कैश बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कैश की जा सकती हैं। अगर इसके अलावा भी बहुत और सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, जैसे टैक्सेस कम हो गए तो उसका कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर कभी कभी रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो गए तो आप उसको कैसे, अगर आपके पास इन्वेंट्री स्टोर करने का है तो आप उसको कैसे परचेज कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कंपनीज ले सकती हैं। थ्रेट्स क्या हो सकते हैं? पॉलिटिकल थ्रेट्स, जो राजनीतिक हैं। राजनीतिक थ्रेट्स में क्या होता है कि पता चला कि पार्टी, आपने जिस पार्टी को सपोर्ट किया है वो पार्टी पॉलिटिकल इलेक्शन में हार गई तो आपका पूरा पैसा चला गया। एक तो ये होता है। दूसरा, जो नई पार्टी आई उसने कुछ नए वो बना लगा दिए टैक्सेस, नए टैक्सेस लगा दिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। आपने जो माल पहले 5 रुपए में खरीदते थे अब वो 10 रुपए में खरीद रहे हैं। ठीक, तो इस तरह के कुछ पॉलिटिकल थ्रेट्स हो सकते हैं। एनवायरमेंटल थ्रेट, जो क्लाइमेट से रिलेटेड होते हैं। अब क्लाइमेट से रिलेटेड ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जब अब क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंजिंग के लिए कुछ रूल बना रखे हैं कि आपका जो वेस्टेज है वो क्लाइमेट को हार्मफुल नहीं होना चाहिए। आप अगर देखें तो आजकल सब कुछ ई गवर्नेंस पर चल रहा है। जो पहले पेट्रोल और डीजल से चलता था तो उससे पॉल्यूशन होता था, इसी वजह से सीएनजी का ये कॉन्सेप्ट आ गया है। अब देखिए तो वर्ल्ड लेवल पर, जो इंटरनेशनल लेवल पर है, ग्लोबल समिट होती है किस पर? केवल क्लाइमेट चेंज पर, कि जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अब वाकई में इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। अभी एक रिसर्च है वो क्या कहती है कि जितने दिन पैंडेमिक रहा है उसमें क्या था कि जो एनवायरनमेंट था उसका पॉल्यूशन था बहुत ज़्यादा कम हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां नहीं चली, कंपनियां ने चलने के साथ आपका ट्रांसपोर्ट काफ़ी बंद हो गया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। यही चीज़ें जब चलती थी तो बहुत ज़्यादा एमिट होते थे CO2। ठीक है ना? तो आपको एनवायरमेंटल थ्रेट्स भी होते हैं जो आपको देखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजिकल थ्रेट, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और आपके पास अगर नहीं होती है या आपको नहीं मिल पा रही है तो वो आपके लिए एक लॉस का कारण बन सकता है। ऐसी बहुत सी टेक्नोलॉजी आपको हमेशा, टेक्नोलॉजी नई जो अपग्रेडेशन आते हैं आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। आपके अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जैसे पुरानी बाइक वगैरह आती थी, पहले राजदूत क्या थी, देखिए अब राजदूत का नया फॉर्म, रॉयल एनफील्ड जो बाइक वगैरह आती है उसमें पहले, अगर शायद आपको याद होगी, जो पहले बाइक बनती थी उसमें रिवर्स गियर नहीं होते थे। अब देखिए कुछ बाइक्स ऐसी आ गई हैं जिनमें रिवर्स गियर होता है। हो सकता है आप लोगों ने देखी हो, लेकिन ये रिवर्स गियर नई टेक्नोलॉजी आ गई। ठीक है ना? फ्रॉम द पार्टनर बिजनेस, जो आपके पार्टनर बिजनेस हैं उनसे भी आपको थोड़ा खतरा हो सकता है। आप हमेशा उन पर नजर रखिए कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर्स कहीं दूसरे के साथ मिल तो नहीं गए। ठीक। फ्रॉम द बायर्स, जो आपसे माल खरीदते हैं उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप उनको ध्यान नहीं रखेंगे तो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर उनको आपसे छीन सकता है। कैसे? पता चला कि आप जितने में प्रोडक्ट दे रहे हैं, कॉम्पिटिटर कहेगा कि मैं आपको वही प्रोडक्ट आपको इससे कम पर दूंगा, तो वो चले जाएंगे। तो आपको हमेशा अपने बायर्स पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो सप्लायर्स हैं, आप जो है जहाँ से आप माल खरीदते हैं, तो आपको उनका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो सही से माल दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है आप उनको आपसे कम पैसा मिल रहा हो या कहीं और ज़्यादा मिल रहा हो तो वो वहाँ पर सप्लाई करने लगे। कि स्टाफ एम्प्लॉयज़, जो आपके एम्प्लॉय हैं वो आपके लिए कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको एज ए थ्रेट के रूप पर काम करती हैं। तो इन सब का आपको ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी मतलब कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। ये जो है प्रॉपर मॉनिटरिंग एनालिसिस किया जाता है। ये क्या है? जैसे पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, ये जितने भी थ्रेट्स हैं आपको रेगुलर एनालाइज करते रहना होना चाहिए। ये रेगुलर एनालाइज करते रहना है। अगर आप रेगुलर एनालाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये कोई भी आपका ड्रॉबैक, कोई भी एक थ्रेट आपके ऑर्गेनाइजेशन को लॉस में कर सकता है। कोई भी एक थ्रेट, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे एनवायरमेंटल, ऐसे ये जितने भी थ्रेट्स हैं, ये जरूरी नहीं कि सारे थ्रेट्स एक साथ हों। आपको एक या दो थ्रेट्स ऐसे होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हार्मफुल हो सकते हैं, तो आपको इनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना है। ठीक है ना? तो ये है आपका शॉर्ट एनालिसिस। अब इसके बाद इसके जो 3 स्टेजेस ऑफ शॉर्ट एनालिसिस हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, इसके एडवांटेज। और ये जो निर्मा का देखिए एक ये केस स्टडी है, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे। ये निर्मा की केस स्टडी है,
ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक, तो अब अगर यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। और हाँ, प्लीज सब लोग अपना नाम चैट बॉक्स में लिख दीजिए अटेंडेंस के लिए। प्लीज एवरीबडी राइट डाउन योर नेम इन चैट बॉक्स। जिन लोगों ने अपना नाम लिख दिया ठीक है, जिन लोगों ने नाम नहीं लिखा है वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। तो आज की क्लास ओवर हो गई है। जिन लोगों ने नाम लिख दिया है वो चाहें तो लीव कर सकते हैं, और अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो प्लीज पूछ लें, और जिन्होंने नाम नहीं लिखा वो अपना नाम लिख दीजिए।